बच्चों, आइए हम लोग आज पूर्णांक पाठ में प्रश्नों को हल करते हैं। प्रश्नावली 3.1 के प्रश्नों को आज हम लोग हल करने की कोशिश करेंगे। पहला प्रश्न दिया हुआ है पुस्तक में कि निम्नलिखित में धनात्मक एवं ऋणात्मक पूर्णांकों को पहचानिए। पूर्णांक कुछ दिए हुए हैं, आपको इन पूर्णांकों को पहचानना है कि कौन से उसमें धनात्मक पूर्णांक हैं और कौन से ऋणात्मक पूर्णांक हैं। आइए हम लोग देखते हैं पहला सवाल है कि 4 3/2 +2 यानी कि पोस्ट में +2 +7/+4 0 और -5। इसमें से धनात्मक और ऋणात्मक पूर्णांकों को पहचानना है। आपको ध्यान रखना है जो ऋणात्मक पूर्णांक होंगे उसके पहले माइनस का चिन्ह होगा, यानी सिर्फ इसमें यही एक संख्या है, यही एक पूर्णांक है जो कि ऋणात्मक है, सिर्फ ये ऋणात्मक है, बाकी ये और ये धनात्मक है। और शून्य के बारे में हम लोग जानते हैं कि शून्य जो है न तो धनात्मक पूर्णांक है न ऋणात्मक है। शून्य धनात्मक या ऋणात्मक नहीं होता है, इसलिए इनमें से बाकी सब जो हैं ये 4 धनात्मक हैं, शून्य धनात्मक या ऋणात्मक नहीं है, और -5 जो है यह ऋणात्मक पूर्णांक है। आइए हम लोग देखते हैं इसका प्रश्न बी में है -11 51 4.5 5/6 -7 और -8/5 ये प्रश्न है। आइए हम लोग देखते हैं इसमें धनात्मक कौन कौन सा है, ऋणात्मक कौन सा है। तो ऋणात्मक, जैसा मैंने बताया कि ऋणात्मक पूर्णांक के पहले ऋण चिन्ह होगा। ऋणात्मक जैसे 11 के पहले ऋण है इसलिए ऋणात्मक है। 8.5 8 के पहले ऋणात्मक है, माइनस का चिन्ह इसलिए ये ऋणात्मक है, ये ऋणात्मक है। और बाकी यहाँ देखिए -7 ये भी ऋणात्मक है। बाकी जो है 51 4.5 और 5/6 ये धनात्मक पूर्णांक है। आइए हम लोग अब देखते हैं दूसरा प्रश्न में कह रहा है कि निम्नलिखित के विपरीत यानी अपोजिट लिखिए। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था अपोजिट के बारे में कि जैसे अगर वृद्धि है तो उसका उल्टा होता है कमी, ऊपर है तो उसका उल्टा होगा विपरीत होगा नीचे, बाएं का उल्टा दाएं होगा, पूरब का उल्टा पश्चिम होगा, समुद्र तल से ऊपर है तो समुद्र तल से नीचे होगा उसका उल्टा। हम लोग आइए देखते हैं यहाँ दूसरे प्रश्न में। दूसरा में ये है, प्रश्न है कि 10 किलोग्राम भार में वृद्धि, इसका उत्तर लिखेंगे आप, क्योंकि उल्टा लिखना है तो लिखेंगे कि 10 किलोग्राम भार में कमी, ये इसका विपरीत हो जाएगा। किलोग्राम भार में कमी, ये हो गया उल्टा। क्योंकि प्रश्न दिया था कि 10 किलोग्राम भार में वृद्धि, इसलिए उसका उल्टा हो जाएगा 10 किलोग्राम भार में कमी, विपरीत हो जाएगा। बी है पश्चिम की ओर जाना, प्रश्न है तो आप इसका विपरीत लिखेंगे पूरब की ओर जाना, पूरब की ओर जाना, ये हो गया बी। सी हम लोग देखें, सी लिखा है -80, ये प्रश्न है, आप इसका उत्तर लिखेंगे +80। डी है इसका समुद्र तल से 100 मीटर ऊपर, तो इसका उत्तर लिखेंगे कि समुद्र तल से 100 मीटर नीचे, 100 मीटर नीचे, क्योंकि प्रश्न में 100 मीटर ऊपर की बात हो रही है। ई प्रश्न हम लोग देखते हैं। ई प्रश्न जो है वो लिख रहा है ₹500 की हानि, आप हानि जो कि दिया है उसका उल्टा लिखना है
इसलिए आप लिखेंगे रुपया 500 का लाभ। ये उल्टा हो गया। छठा प्रश्न है इसका, दूसरा का छठा है देश में अशांति। इसका आप उत्तर लिखेंगे देश में शांति। आइए हम लोग देखते हैं तीसरा प्रश्न, एक्सरसाइज 3.1 का तीसरा प्रश्न कह रहा है, लिखा है कि निम्नलिखित में प्रयुक्त संख्याओं को उचित चिन्ह प्लस या माइनस लगाकर पूर्णांकों के रूप में लिखिए। यानी आपको प्लस या माइनस यानी जोड़ का चिन्ह, धनात्मक चिन्ह या ऋणात्मक चिन्ह लगाकर पूर्णांक के रूप में लिखना है, जो कथन दिया हुआ है उसका तीसरा प्रश्न में। तो तीसरा में हम लोग देखेंगे, लिखा है कि एक हवाई जहाज भूमि से 2500 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है। तो आप भूमि से 2500 मीटर की ऊंचाई पर है, तो मैंने बताया था कि ऊंचाई के लिए धनात्मक चिन्ह होगा और समुद्र तल से नीचे होगा तो उसको हम लोग कहेंगे ऋणात्मक चिन्ह। तो यहाँ इसके लिए आपको सिर्फ पूर्णांक लिखना है, इसलिए आप लिखेंगे प्लस 2500। ये हो गया आपका प्लस 2500। ये उस ऊंचाई पे उड़ रहा है हवाई जहाज। पूर्णांक लिखना है सिर्फ। बी है एक पनडुब्बी समुद्र तल से 800 मीटर की गहराई में चल रही है। समुद्र तल से 800 मीटर होगा तो यहाँ लिखेंगे 800 माइनस 800 ऋणात्मक 800। सी हम देखें, सी है 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस ऊपर का तापमान। ऊपर के लिए प्लस का इस्तेमाल करेंगे हम। 10 डिग्री सेल्सियस प्लस 10 डिग्री सेल्सियस यानी 0 से 10 डिग्री सेल्सियस ऊपर का तापमान। डी है, प्रश्न है कि बैंक खाते में रुपए 100 जमा करना। जमा करने के लिए हम धनात्मक चिन्ह का प्रयोग करेंगे और पैसा निकालने के लिए हम ऋणात्मक चिन्ह का प्रयोग करेंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे कि धनात्मक रुपये 100, ये उत्तर होगा। कि हम देखते हैं 100 रुपया की हानि, 100 रुपये की हानि यानी माइनस का चिन्ह, ऋणात्मक चिन्ह, रुपया 100। इस तरीके से हम पूर्णांक के रूप में इन प्रश्नों को हल किए। आइए हम लोग देखते हैं कि डी चौथा प्रश्न क्या कहता है। चौथा प्रश्न हम लोग देखेंगे। चौथा प्रश्न है कि इनसे क्या निरूपित होते हैं। मतलब नीचे कुछ पूर्णांक दिए हुए हैं, उसको हम लोगों को बताना है कि वो क्या निरूपित कर रहा है, मतलब किस अर्थ में प्रयोग हुआ है। जैसे एक प्रश्न में लिखा है प्लस 10 डिग्री सेल्सियस और पोस्ट में लिखा है यदि माइनस 10 डिग्री सेल्सियस का अर्थ है 10 डिग्री सेल्सियस नीचे का तापमान। माइनस 10 डिग्री सेल्सियस के लिए लिखा हुआ है कि 10 डिग्री सेल्सियस नीचे का तापमान, 0 से नीचे, इसलिए प्लस 10 डिग्री सेल्सियस। इसको हम लोग पढ़ते हैं 10 डिग्री सेल्सियस। 10 डिग्री सेल्सियस को हम क्या लिखेंगे, तो आप यहाँ उत्तर लिखेंगे इसका कि 10 डिग्री सेल्सियस ऊपर का तापमान, 10 डिग्री सेल्सियस ऊपर का तापमान, ये उत्तर होगा। 10 डिग्री सेल्सियस ऊपर का तापमान। आइए हम लोग बी देखते हैं। बी में लिखा हुआ है बी में लिखा हुआ है रुपया -500। यदि प्लस 500 का अर्थ है रुपया 500 का लाभ, तो माइनस रुपये 500 के लिए क्या लिखेंगे आपको लिखना होगा कि रुपये 500 की हानि, रुपये 500 की हानि। उसी तरीके से हम देखते हैं सी प्रश्न। सी है -200 और यहाँ पोस्ट में लिखा हुआ है कि यदि प्लस 200 मीटर का अर्थ है कि समुद्र तल, ये मीटर है, प्लस 200 मीटर का अर्थ है समुद्र तल से 200 मीटर ऊपर, तो माइनस 200 मीटर का क्या अर्थ है, इसका अर्थ होगा समुद्र तल से
200 मीटर नीचे समुद्र तल से 200 मीटर नीचे, ये आपको लिखना होगा। ये उत्तर लिखा हुआ है तीनों प्रश्न के। आइए हम लोग अब पांचवा प्रश्न देखते हैं। पांचवा प्रश्न लिखा हुआ है, पुस्तक में दिया हुआ है कि निम्नलिखित संख्याओं को संख्या रेखा पर दिखाइए। संख्या रेखा पर दिखाना है आपको। पांचवा प्रश्न संख्या रेखा, हम यहाँ संख्या रेखा बनाएंगे और संख्या रेखा हम दिखाएंगे संख्या रेखा पर जो दिए हुए हैं पूर्णांकों को। पांचवा का ये है +8। अब इसको कैसे दिखाएंगे? +8 हम एक संख्या रेखा खींच देंगे, हम बराबर बराबर दूरी लिखेंगे, हम बराबर बराबर दूरी पर एक चिन्ह बना देंगे। यहाँ 0 लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। क्योंकि 0 से दाहिनी तरफ हम हैं इसलिए ये सब प्लस है, लिखने की जरूरत आपको नहीं है, सिर्फ मैं आपको समझने के लिए लिख दे रहा हूँ कि ये सब +7 है। तो यहाँ +8 है, 1 2 3 4 5 6 ये चिन्ह है उसके, यहाँ 1 है 2 3 4 है, तो +8 है, यानी कि हम इसको इस तरीके से घेर देंगे और हमारा उत्तर हो जाएगा। आइए हम लोग देखते हैं इसका बी। बी में पांचवा का बी जो है वो कह रहा है -6, ऋणात्मक 6। हम लोग इसी संख्या रेखा का इस्तेमाल कर सकते हैं बड़ी आसानी से, और -6 बनाने के लिए आप लिख सकते हैं। क्योंकि हमको -6 लिखना है, यानी हमको 0 से बाईं तरफ इस्तेमाल करना होगा अंकों को, पूर्णांकों को। यहाँ हम 0 लिखेंगे, ये -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8, और हमको -6 दिखाना है, इसलिए हम इस तरीके से दिखा देंगे। आइए हम लोग देखते हैं 3 सी जो है वो सी प्रश्न जो है वो कह रहा है -2। आप देखिए इसमें -2 यहाँ है, इसलिए हम इसको यहाँ घेर देंगे। यहाँ जो -6 था पिछले प्रश्न का उत्तर, इसको हम हटा देते हैं। इस तरीके से सी का उत्तर तैयार है। डी जो है, आप डी प्रश्न देखें तो डी प्रश्न दिया हुआ है +7 दिखाने के लिए हम एक संख्या रेखा खींचेंगे। पहले से जो संख्या रेखा खींचा हुआ है यहाँ बोर्ड पर मैं उसका इस्तेमाल कर रहा हूँ, और इसमें +7 लिखना है। +7 का मतलब हम 0 से दाहिनी तरफ के अंकों को लिखेंगे। तो हम यहाँ से शुरू कर रहे हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8, और ये +7 है, यानी कि हम दाहिनी तरफ है, इसलिए हम आसानी से इसको घेर देंगे, ये +7 हो जाएगा। एक प्रश्न और है ई में लिखा हुआ है -5 दिखाने के लिए हमको ध्यान रखना है कि हम संख्या रेखा पर बाईं ओर 0 से बाईं ओर हम चलेंगे। 0 मान लिया जाए कि 0 जो है, अगर हम यहाँ 0 रखते हैं तो बाईं ओर चलेंगे 1 -2 -3 -4 -5 -6 और -7। -5 हमको दिखाना है, इसलिए हम इसको घेर देंगे। इस तरीके से हमारे 5 प्रश्न हल हो गए। आइए हम लोग छठा प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। छठा प्रश्न आप देख सकते हैं। छठा प्रश्न दिया हुआ है पुस्तक में कि नीचे दिए हुए पूर्णांकों के बीच के सभी पूर्णांकों को बढ़ते हुए क्रम में लिखिए। यानी कि नीचे पूर्णांक दिया हुआ है, 2 पूर्णांक दिया है, उन दोनों पूर्णांकों के बीच के अंकों को, बीच के पूर्णांकों को लिखना है, लेकिन बढ़ते क्रम में लिखना है। आप बड़ी आसानी से इस प्रश्न को भी आप संख्या रेखा पर
बना सकते हैं, या अगर आप संख्या रेखा नहीं भी बनाना चाहते हैं तो आप बड़ी आसानी से इसका उत्तर लिख सकते हैं। जैसे ये है 0 और -7 के बीच के जितने भी पूर्णांक हैं उनको बढ़ते हुए क्रम में लिखना है। 0 और -7, अगर हम संख्या रेखा खींचते हैं और 0 यहाँ है तो बाईं ओर हम -7 पे चलेंगे। बढ़ते हुए क्रम का मतलब है कि सबसे छोटा पहले आएगा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, ठीक है। इसको हम लोग आरोही क्रम भी कहते हैं। तो हम -0 और -7 के बीच जो संख्याएं आएंगी, एक संख्या रेखा आप देख लीजिए, बड़ी आसानी से आपको समझ में आ जाएगी कि हमको क्या करना है। ये 0 है, -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8। अब 0 और 7 के बीच के संख्याएं, तो 0 यहाँ है और -7 यहाँ, इसके बीच के यानी ये संख्याएं, ये पूर्णांक हैं हमारे, इनको बढ़ते क्रम में लिखना है, यानी छोटे से बड़े। तो छोटे से बड़े में आप लिखेंगे पहले -6, फिर -5, फिर -4, -3, -2, -1। ये बढ़ता हुआ क्रम है, क्योंकि हम बाईं से दाईं हो जाते हैं तो हमको छोटी से बड़ी संख्या मिलती है। आइए हम लोग बी प्रश्न देखते हैं। बी प्रश्न जो है वो बी प्रश्न लिखा हुआ है -3 और 3, -3 और 3 के बीच के जितने पूर्णांक हैं हम उसको लिखेंगे। तो हम जानते हैं, अगर मान लिया जाए कि हम यहाँ 0 लेते हैं, यहाँ 1, 2, 3, 4 और यहाँ -1, -2, -3, -4, ये संख्या रेखा पर संख्याएं हो, पूर्णांक हो गए। तो -3 और 3 के बीच यानी इसके और इसके बीच कौन कौन सी संख्याएं हैं, कौन कौन से पूर्णांक हैं। उत्तर आप लिखेंगे -2, -1, यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये हो गए, और ये बढ़ते क्रम में है ही, तो आप लिख सकते हैं -2, -1, 0, 1, 2। इस तरीके से आप बढ़ते हुए क्रम में लिख सकते हैं। आइए हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 3, सी, छठा का सी जो है उसमें लिखा हुआ है -5 और 0 के बीच। -5 और 0 के बीच आप बड़ी आसानी से संख्या रेखा का उपयोग करते हुए आप जानते हैं कि -5 और 0 के बीच -4, -3, -2, -1 ये पूर्णांक हमारे आएंगे जो बढ़ते क्रम में हैं। आइए हम लोग डी प्रश्न लेते हैं। डी प्रश्न है -8 और -15, यानी ऋणात्मक 8 और ऋणात्मक 15 के बीच जितने भी पूर्णांक हैं उनको बढ़ते क्रम में लिखना है। तो आपको ध्यान रखना होगा कि हम -15, चूंकि सबसे -15 छोटा है और -8 बड़ा है, इसलिए हम यहाँ से शुरू करेंगे। इसके बाद -15 से बड़ा जो पूर्णांक है वो हम लिखेंगे -14, -13, -12, -11, -10, -9। ये आपका बढ़ते हुए क्रम में है, क्योंकि -14 सबसे छोटा है, फिर -13, -12, -11, -10 और -9, यानी -8 और -15 के बीच ये है। आइए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, 7वां प्रश्न। 7वां प्रश्न जो है वो लिखा हुआ है कि निम्नलिखित प्रत्येक युग्मों में कौन सी संख्या रेखा पर दाईं ओर स्थित है। यानी कि दो पूर्णांक दिए हुए हैं, युग्म मतलब जोड़ा, और आपको बताना है कि कौन सा उस पूर्णांक जो है वो संख्या रेखा पर दाईं ओर होगा। दाईं ओर वो होगा जो बड़ा होगा। तो 7वां का अगर हम ये लेते हैं, आपसे पूछ रहा है कि 2 और 8 इन दोनों में संख्या रेखा पर दाईं ओर कौन होगा। एक प्रयोग हम लोग करके देखते हैं। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो स्वाभाविक सी बात है, जब संख्या रेखा पर देख रहे हैं कि 2 बाईं ओर है और 8 दाईं ओर, तो आपका उत्तर होगा 8। यानी 8 वह संख्या है जो संख्या रेखा पर
दाईं ओर स्थित है। अब बी प्रश्न है, बी प्रश्न हम लोग देखते हैं। बी प्रश्न है -3 और -8। एक हम लोग देख लेते हैं ऋणात्मक चिन्ह वाला। आपका जो भ्रम है या आपकी जो समस्या है वो दूर हो जाएगी। अगर हम यहाँ से चलते हैं 0, -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8 ये चिन्ह है, ये पूर्णांक हैं चिन्हों के सामने। तो -3 और -8 ये आपसे पूछ रहा है कि कौन सा जो है पूर्णांक वो दाहिनी ओर है संख्या रेखा पर। आप देखेंगे -8 जो है बाईं ओर है और -3 दाहिनी ओर है, यानी हमेशा दाहिनी ओर बड़ी संख्या मिलती है, यानी -3 जो है यह बड़ी है। इसमें 3 प्रश्न और हैं, सी, डी और ई। सी में है कि कौन सी संख्या 0 और -1, डी में 0 और -5 और ई है -6 और 6। और एक और प्रश्न है एफ है, इसमें एफ तक प्रश्न है -15 और 12। ये सी, डी, ई, एफ 4 प्रश्न हैं 7वां के जो बचे हुए हैं। हम लोगों को देखना है कि कौन सा इसमें बड़ा है। जो बड़ा होगा वो दाहिनी तरफ होगा संख्या रेखा पर। बड़ी आसानी से आपको ध्यान रखना है बच्चों कि 2 संख्याएं अगर दी हैं, 2 पूर्णांक दिए हुए हैं और एक ऋणात्मक पूर्णांक और एक धनात्मक पूर्णांक है, तो धनात्मक पूर्णांक बड़ा होगा संख्या रेखा पर दाईं ओर होगा और ऋणात्मक पूर्णांक संख्या रेखा पर बाईं ओर होगा, इसलिए वो छोटा होता है। तो 0 और -1 चूंकि ये ऋणात्मक है इसलिए ये संख्या रेखा पर बाईं ओर होगा और ये दाईं ओर होगा। ये दाईं ओर होगा, हमको बताना है कि दाईं ओर कौन होगा। तो 0 जो है वो दाईं ओर होगा। 0 और -5 में 0 दाईं ओर होगा, -6 और 6 में ये धनात्मक है इसलिए दाईं ओर होगा, -15 और 12 धनात्मक है इसलिए 12 दाहिनी ओर होगा। आइए हम लोग 7वां प्रश्न हल हो गया। हम लोग अब 8वें प्रश्न की ओर चलते हैं। 8वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। सत्य है मतलब सही कौन सा है। आपको यहाँ कथन दिया हुआ है 5 कथन और आपको उसका उत्तर लिखना है। मैं प्रश्न पढ़ता जाऊंगा और सत्य और असत्य लिखता जाऊंगा, आप समझते जाएंगे उसको बड़ी आसानी से। इसमें आपको सत्य लिखना है, कौन सत्य है, ठीक है। ये 8वां का ए है कि इसमें ए, बी, सी, डी और ई ये 5 प्रश्न हैं 8वां में। पहला है कि सबसे छोटी ऋणात्मक पूर्णांक 0 है। हम लोगों को ध्यान रखना है कि 0 न धनात्मक पूर्णांक है न ऋणात्मक पूर्णांक है, इसलिए अगर पूछ रहा है कि सबसे छोटी ऋणात्मक पूर्णांक 0 है तो हम लिखेंगे असत्य, क्योंकि 0 जो है वह धनात्मक भी नहीं है और ऋणात्मक भी नहीं है। बी प्रश्न है -26 पूर्णांक -25 से बड़ा है, यानी वो पूछ रहा है कि -26 और -25 वो कह रहा है कि ये बड़ा है -26। हम जानते हैं कि ऋणात्मक संख्याओं में ये उल्टा होता है, यानी -26 छोटा है और -25 बड़ा है, इसलिए -26 बड़ा है ये कहना असत्य है। आइए सी देखते हैं। सी है कि संख्या रेखा पर -7 -11 के दाईं ओर स्थित है। सत्य, क्योंकि -7 बड़ी संख्या है -11 से, इसलिए दाहिनी तरफ होगी -11 से। डी प्रश्न है संख्या रेखा पर -50 -100 के दाईं ओर स्थित है, यह भी सत्य है। -50 बड़ी संख्या है, बड़ा पूर्णांक है और -100 छोटा है, इसलिए -100 के दाहिनी ओर होगा -50। और ईव है ऋणात्मक संख्याएं 0 से बड़ी होती हैं। हमको याद रखना है ऋणात्मक जितनी भी संख्याएं हैं वो 0 से छोटी होती हैं, धनात्मक संख्या 0 से बड़ी होती हैं। तो इसलिए इसका उत्तर हम लिखेंगे असत्य।
मतलब कि ऋणात्मक संख्याएं शून्य से बड़ी होती हैं असत्य। आइए हम लोग अब देखते हैं प्रश्न संख्या 9। प्रश्न संख्या 9 जो है उसमें लिखा हुआ है कि प्रश्न संख्या 9 में लिखा हुआ है कि वर्ष के किसी विशेष दिन को भारत के 5 स्थानों पर रहे तापमानों की सूची नीचे दी गई है। यानी स्थान का नाम दिया हुआ है और उसके सामने तापमान दिया हुआ है। अब आपको इन स्थानों के तापमान को पूर्णांक के रूप में लिखना है, यानी कि आप बताएंगे कि वो प्लस है कि माइनस में लिखेंगे उसका पूर्णांक। जैसे सियाचिन जो है वो 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस नीचे है, तो 9वां का ए है कि सियाचिन जो है वो इसका तापमान दिख रहा है 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस नीचे, 10 डिग्री सेल्सियस नीचे। आप ध्यान रखेंगे कि जब भी 0 डिग्री से नीचे होगा तापमान तो उसको हम माइनस लिखेंगे, इसलिए इसके लिए हम लिखेंगे -10 डिग्री सेल्सियस। यही उत्तर हो गया हमारा, -10 डिग्री सेल्सियस सियाचिन का तापमान। उसी तरह बाकी जो शहर है उनका भी दिया हुआ है। शिमला का दिया है 0 डिग्री सेल्सियस से 2 डिग्री सेल्सियस नीचे, इसलिए हम शिमला का लिखेंगे -2 डिग्री सेल्सियस। फिर है रांची, रांची का तापमान वो कह रहा है कि 0 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस ऊपर में प्लस लिखेंगे, 30 डिग्री सेल्सियस रांची का तापमान। दिल्ली का तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से 20 डिग्री सेल्सियस ऊपर के लिए प्लस का चिन्ह हम इस्तेमाल करेंगे, 20 डिग्री सेल्सियस। और श्रीनगर एक आखिरी शहर लिखा हुआ है, श्रीनगर का तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से 5 डिग्री सेल्सियस नीचे में हम ऋणात्मक चिन्ह का प्रयोग करेंगे, 5 डिग्री सेल्सियस नीचे। ये इस तरीके से हम पूर्णांक के रूप में लिख सकते हैं बड़ी आसानी से। अब इसी के आधार पर बी प्रश्न है, ये ए प्रश्न था, बी प्रश्न है। वो सवाल पूछ रहा है कि कौन सा स्थान सबसे ठंडा है। तो सबसे ठंडा आप देख सकते हैं कि सबसे ठंडा मतलब सबसे छोटा पूर्णांक कौन सा है 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे। आप देख सकते हैं ये -5 है, ये -2 डिग्री है, ये -10 है। यानी सियाचिन वो शहर है जो कि सबसे ठंडा स्थान है। ठीक है, इस तरीके से हमारा प्रश्न संख्या 9 हल हो गया। आइए हम लोग प्रश्न संख्या 10 की ओर चढ़ते हैं। 10 की ओर हम लोग बढ़ते हैं आगे, देखते हैं प्रश्न संख्या 10 क्या लिखा हुआ है और क्या उसमें बताया गया, पूछा गया है आपसे। 10वां प्रश्न है, ए -15 से बड़ा, -15 से बड़ा 4 ऋणात्मक पूर्णांक लिखना है। 4 ऋणात्मक पूर्णांक आपको लिखना है, 4 ऋणात्मक पूर्णांक आपको लिख देना है। -15 से बड़ा, ध्यान रखेंगे बड़ा जब लिखना होगा ऋणात्मक में हमको, तो हम 15 से 16 की ओर नहीं जाएंगे, क्योंकि 16 जाएंगे तो वो छोटी संख्या हो जाएगी। यहाँ बड़ा लिखना है तो हमको बड़ा के लिए 15 से 14 की ओर जाना होगा। तो हम उत्तर लिखेंगे -14, -13, -12, -11। ये -15 से 4 बड़े ऋणात्मक पूर्णांक हो गए। आइए हम लोग बी प्रश्न देखते हैं। वहां लिखा है कि -15, प्रश्न यही है, थोड़ा बस यहाँ थोड़ा सा बदलाव किया गया है बी के लिए कि -15 से छोटा, यहाँ बड़ा की जगह पे लिख दिया गया छोटा। -15 से छोटा 4 ऋणात्मक पूर्णांक लिखिए। तो हमको ध्यान रखना है
कि -15 से छोटा जब हम 4 ऋणात्मक पूर्णांक लिखेंगे तो वो होगा -16, -17, -18, -19। आप और भी आगे लिख सकते हैं, -20, -21, जितना वो मांगे। 4 यहाँ मांग रहा है इसलिए 4 ही लिखेंगे। इस तरीके से प्रश्न संख्या 10 हल हो गया। आइए हम लोग प्रश्न संख्या 11 पर चलें। 11 पर लिखा हुआ है प्रश्न, एक संख्या रेखा खींचिए और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आइए हम लोग एक संख्या रेखा खींच लेते हैं 11वें प्रश्न के लिए और हम लोग अब देखते हैं क्या लगा रहा है। 11वें में क्या ए में लिखा हुआ है कि यदि हम -2 के दाईं ओर 4 इकाई चले तो किस संख्या पर पहुंच जाएंगे। एक संख्या रेखा हमको खींचना है और इसमें हमको -2 के दाईं ओर चलना है 4 इकाई। तो हम यहाँ से शुरू करते हैं। मान लीजिए कि यहाँ हम 0 रखते हैं, इधर चलते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6 और इधर चलते हैं बाईं ओर -1, -2, -3, -4। यहाँ हम 11 का पहला एक प्रश्न देख रहे हैं। -2 के दाईं ओर 4 इकाई चले। यहाँ -2 है, 4 इकाई हम चल रहे हैं, 1, 2, 3, 4, यानी हम यहाँ पहुंचेंगे। -2 से 4 इकाई चलने पर हम कहाँ पहुंचेंगे? 2 पर। आइए हम लोग बी प्रश्न देखते हैं। ए का उत्तर लिख देंगे 2। बी पर है, यदि हम 1 के बाईं ओर 4 इकाई चले तो किस संख्या पर पहुंच जाएंगे। 1 के बाईं ओर, 1 यहाँ है और यहाँ से हम बाईं ओर यानी इस तरफ चलेंगे 4 इकाई चलते हैं। 1, 2, 3, 4 इकाई हम लोग आ गए। 4 इकाई आने के बाद हम 1 से 4 इकाई चलेंगे तो देखिए हम लोग यहाँ पहुँच गए, यानी -3 पर आ गए। 1 से बाईं ओर 4 इकाई पे चलेंगे तो -3 पर आ जाएंगे। आइए हम लोग एक 11वां का तीसरा सी प्रश्न देखते हैं। सी प्रश्न में कहा जा रहा है कि एक संख्या रेखा खींचिए, 11वां का सी, और कह रहा है इसमें एक लंबी इसमें संख्या रेखा खींचनी है। तो हम लोग एक लंबी संख्या रेखा खींच लेते हैं और इसमें संख्या रेखा में यदि हम संख्या रेखा में पहुंचने के लिए हमें किस दिशा में और कितने इकाई चलना चाहिए। -3, मान लीजिए हम यहाँ शुरू करते हैं 0, -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, -9, -10, -11, -12। ये संख्या रेखा तैयार है हम लोगों की। अब यहाँ कह रहा है कि -3 पर अगर हम हैं, मान लीजिए हम यहाँ हैं और हमको -9 पर पहुँचना है तो किस दिशा में चलेंगे और कितनी इकाई। तो देखिए -9 यहाँ है तो स्वाभाविक बात है कि हम अगर -3 पर हैं तो हमको किस दिशा में चलनी है? बाईं दिशा में। और कितना इकाई? 1, 2, 3, 4, 5, 6 इकाई हम यहाँ लिखेंगे। बाईं ओर 6 इकाई, बाईं ओर 6 इकाई हमको चलना होगा। बाईं ओर हम जब 6 इकाई चलेंगे तो -3 से हम -9 पर आ जाएंगे। आइए हम लोग 11वां का डी प्रश्न देखते हैं। डी है कि यदि हम संख्या रेखा में -6 पर हैं तो -1 पर पहुंचने के लिए हमें किस दिशा में और कितने इकाई चलना चाहिए। -6 पर हैं हम यहाँ और यहाँ से हमको -1 पर पहुंचना है तो किस दिशा में चलेंगे। आप देख सकते हैं कि दाहिनी दिशा में चलेंगे तो हम -1 पर पहुंचेंगे। और कितना इकाई चलेंगे? तो 1, 2, 3, 4, 5 इकाई, यानी कि आपको दाईं ओर चलना होगा। दाईं ओर कितना इकाई चलना होगा? 5 इकाई। 1, 2, 3, 4, 5 इकाई, 5 इकाई चलेंगे आप संख्या रेखा पे तो बड़ी आसानी से आप -6 से -1 पर पहुंच जाएंगे।
आइए 11वां प्रश्न खत्म हो गया। हम लोग अब 12वें प्रश्न पे आते हैं। 12वां प्रश्न है कि विशुद्ध मान लिखना है। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था विशुद्ध मान के बारे में। यहाँ मान लिखना है, उसका संकेत चिन्ह दिया है। विशुद्ध मान का या जो निरपेक्ष मान है, हम लोगों ने कहा था पिछले वीडियो में, मैंने आपको बताया था कि किसी भी संख्या का कोई भी पूर्णांक अगर है तो उसका निरपेक्ष मान जो है या जिसको हम लोग विशुद्ध मान कहते हैं, उसका संकेत होता है 2 खड़ी लाइन। और हमेशा ध्यान रखना है आपको बच्चों कि निरपेक्ष मान जो होता है, निरपेक्ष मान हमेशा धनात्मक होता है। निरपेक्ष मान ऋणात्मक नहीं होता है। इसलिए हमको यहाँ दिया है A, B, C और D 4 प्रश्न दिए हैं। इसमें एक है -7, दूसरा है +11। ये जो चिन्ह है इसको हम लोग निरपेक्ष मान के लिए इसको उपयोग करते हैं, मतलब विशुद्ध मान, एब्सोल्यूट वैल्यू। C प्रश्न जो है वो लिखा है -9 और D प्रश्न जो है वो लिखा है +6। ये 4 प्रश्न आपके सामने हैं और इनका मान लिखना है। विशुद्ध मान, चूंकि एक संकेत दिया हुआ विशुद्ध मान का, इसलिए हम लोग लिखेंगे -7 का 7। मैंने कहा था कि विशुद्ध मान किसी भी पूर्णांक का ऋणात्मक नहीं होता, धनात्मक होता है। तो इसका मान +11 का भी 11, -9 का 9 और +6 का भी 6, यानी किसी भी पूर्णांक का ये निरपेक्ष मान ऋणात्मक नहीं होगा, धनात्मक होगा। इस तरीके से हम लोग हल कर सकते हैं। 12वां प्रश्न हल हो गया हमारा। आइए हम लोग 13वें प्रश्न पे चलते हैं। 13वां प्रश्न जो है, 13वां प्रश्न जो है उसमें लिखा है कि पूर्णांकों की तुलना कीजिए और इनमें से बड़ा कौन है बताइए। 2 पूर्णांक दिए हैं और इन दोनों पूर्णांकों में से आपको तुलना करके बताना है कि कौन बड़ा है और कौन छोटा है। तो पहले हम प्रश्न लिख लेते हैं। ये है +8 और -9, B है +7 और +9, C है -5 और -2 और D है -2 और 0, 0। अब इनको बताना है कि कौन इनमें से बड़ा है। ए में इन दोनों में कौन बड़ा है। मैंने अभी आपसे कहा था थोड़ी देर पहले कि 2 पूर्णांकों में यदि तुलना करना हो तो बड़ी आसानी से, यदि एक धनात्मक और एक ऋणात्मक है तो हमको समझ लेना है कि धनात्मक पूर्णांक बड़े होते हैं और ऋणात्मक पूर्णांक छोटा होता है। इसमें बड़ा कौन है ये जानने के लिए देखिए, हम लोग इस प्रश्न में 8 प्लस धनात्मक है इसलिए हम कह रहे हैं कि यह बड़ा है। यहाँ आप देखिए 7 है प्लस और ये 9 है, तो 7 और 9 चूंकि दोनों धनात्मक हैं इसलिए 9 बड़ा होगा। -5 और -2 दोनों ऋणात्मक हैं। इसमें ध्यान रखना, हम लोगों को ध्यान रखना है कि माइनस जब होता है, ऋणात्मक पूर्णांक होते हैं उसमें -2 बड़ा होगा और -5 छोटा होगा, क्योंकि संख्या रेखा पर -2 दाहिनी तरफ होगा और -5 बाईं ओर होगा, इसलिए बड़ा पूर्णांक -2 है। और -2 शून्य में संख्या रेखा पर शून्य जो है वह दाहिनी ओर होगा, -2 बाईं ओर होगा, इसलिए शून्य बड़ा पूर्णांक है। आइए इस तरीके से हम लोग बड़ी आसानी से 13वां प्रश्न हल कर चुके। 14वां प्रश्न पे हम लोग आते हैं। इनमें परवर्ती लिखना है, पूर्णांकों के परवर्ती। परवर्ती का मतलब होता है सक्सेसर। सक्सेसर मतलब अगली संख्या, जो संख्या रेखा पर दाहिनी ओर होगी। इसको निकालने के लिए हम इसमें 1 जोड़ते हैं या फिर संख्या रेखा पर जो दाहिनी ओर संख्या आएगी ठीक उसके बगल वाली, उसको हम लिखेंगे परवर्ती संख्या के रूप में। तो यहाँ ए प्रश्न दिया है -7, इसका परवर्ती क्या होगा? इसका परवर्ती होगा -6। ध्यान रखना है -8 नहीं, क्योंकि -8 जो है वो बाईं ओर होगा, दाहिनी ओर हमको लिखना है। परवर्ती जाना, परवर्ती मतलब सक्सेसर, अगली जो बड़ी संख्या है वो दाहिनी तरफ, तो दाहिनी तरफ होगी -7 के दाहिनी तरफ होगी -6।
हम लोग बी देखते हैं। बी जो है इसमें दिया है -1, -1 की प्रवृत्ति होगी 0। सी प्रश्न जो है इसमें 0 दिया है, इसका प्रवृत्ति क्या होगा 1। और डी जो प्रश्न है इसमें प्रश्न दिया है -100, इसका प्रवृत्ति क्या होगा। इसका प्रवृत्ति ध्यान रखना है हम लोगों को ऋणात्मक संख्याओं को लिखने में। -100 के दाहिनी ओर होगा -99, 101 नहीं लिखेंगे, ये गलती हम लोगों को नहीं करनी है। आइए हम लोग 15वां प्रश्न देखते हैं जो इस प्रश्नावली का आखिरी प्रश्न है। 15वां प्रश्न जो है उसमें कह रहा है कि निम्नलिखित पूर्णांकों के पूर्ववर्ती लिखना है। पूर्ववर्ती लिखने में ध्यान रखना हम लोगों को कि जैसे हम लोग परवर्ती लिखने में ध्यान रखें कि संख्या रेखा पर जो दाहिनी ओर है वह परवर्ती होगी, तो पूर्णांक लिखने में पूर्ववर्ती वह पूर्णांक होगा जो बाईं ओर होगा, उसका दी हुई पूर्णांक का बाईं ओर का संख्या पूर्णांक संख्या रेखा पर। इसमें ए में है 0, तो 0 का पूर्णांक पूर्ववर्ती क्या होगा, बाईं ओर क्या होगा -1। बी यहाँ 1 लिखा है, इसका पूर्ववर्ती होगा 1 का पूर्ववर्ती 0। सी प्रश्न हम लोग देखते हैं। सी का पूर्ववर्ती क्या होगा, इसी में पूर्ववर्ती संख्या है -49, इसका पूर्ववर्ती क्या होगा, मतलब -49 के बाईं ओर क्या होगा, आपको ध्यान रखना है -50 ये पूर्ववर्ती होगा, यानी बाईं तरफ संख्या रेखा लिखेंगे -1 2 3 4 49 और उसके बाद -50 आएगा, यानी -49 के बाईं ओर -50 आएगा। और हम लोगों को डी प्रश्न देखना है। डी है 1000, इसका पूर्ववर्ती क्या होगा 1000, ध्यान रखेंगे प्लस में है, धनात्मक संख्या धनात्मक पूर्णांक है, इसलिए 1000 का पूर्ववर्ती यानी बाईं ओर 999, बाईं ओर होगा 999। इस तरीके से हम लोग प्रश्नावली 3.1 खत्म कर चुके। आइए हम लोग अगले दिन फिर मिलेंगे। यदि हमारा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो नीचे इस तरह का अंगूठा बना है, आप लाइक करें। अगर आपको पसंद आया तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं मेरे चैनल को, ताकि अगली वीडियो की सूचना आपको सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद।